हेलो फ्रेंड्स, मैं एचआर विश्वकर्मा और आज आप बने हैं एचआर एकेडमी के साथ निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य को लेकर। शक्ति और कार्य की अगर बात करें तो संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा। संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संबंध में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। तो क्या यहाँ बताया जा रहा है? ये टॉपिक आपका चल रहा है निर्वाचन आयोग का शक्ति और कार्य क्या है। तो जो अभी हमने पदों का नाम लिया तो कहा जा रहा है उनका अगर निर्वाचन करना हो तो किसके थ्रू होगा? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के थ्रू होगा। लेकिन वो जो शक्ति होंगे, उसके कार्य होंगे, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्रशासनिक, दूसरा सलाहकारी, तीसरा अर्ध न्यायिक। और विस्तार में शक्ति और कार्य को हम लोग देखने का काम करेंगे। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर, संसद का कौन अधिनियम? परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। बात समझ में आ रही है क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, निर्वाचन की तिथि। तो देखिए, फिर से सुनिए क्या बोला गया। पहला, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर क्या बोला? निर्वाचन क्षेत्रों का भूभाग का निर्धारण करना। मतलब आपका कौन कौन एरिया होगा, आप किस किस क्षेत्र से होंगे, किस किस क्षेत्र से वोटिंग लड़ने का काम करेंगे, इलेक्शन आप लड़ने का काम करेंगे। तो क्षेत्र, तो क्या बोला? क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण कौन करे? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये नहीं कि हम खड़े हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि एरिया में ये एरिया में, नहीं। वो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का काम। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। हाँ, सभी लोग फॉर्म भरते हैं कि हम भी खड़े होंगे इलेक्शन में, इस बार हम भी खड़े होंगे। लेकिन क्या सब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं? सबकी नामावली तैयार हो जाती हैं? नहीं। सब लोग योग्य मतदाताओं के रूप में आ जाते हैं? नहीं। जो आते हैं उनका रजिस्टर्ड, पंजीकृत कर लिया जाता है। निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। तो ध्यान दीजिए, सब काम है निर्वाचन आयोग का। तिथि कब होगी, समय सारणी कब होगी, जो भी हो। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, हम खुद जाकर रजिस्टर करवा लिए तो जब तक आपका पंजीकृत होगा नहीं, आपके राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं मिलेंगे। और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। यहाँ तक कि चिन्ह भी जो हैं वो आप खुद से नहीं रख सकते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चिन्ह दिया जाएगा वही चिन्ह आपको, आपका अपना चुनाव चिन्ह होगा। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। याद रखेंगे कि अगर किसी तरह का किसी को मान्यता प्रदान कर दिया चुनाव चिन्ह देने के मामले में, तो ध्यान दीजिए, मान्यता को लेकर और चुनाव चिन्ह को लेकर हो सकता है कई बार विवाद हो कि वो पार्टी सही नहीं है, वो दल सही नहीं है, उसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो क्या विवाद हो सकते हैं कि नहीं? तो जब विवाद होगा तो उसको समाधान के लिए न्यायालय नहीं आएंगे। न्यायालय की तरह ही काम कौन करेंगे? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। यहाँ तक कि अगर विवाद हो तो विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कौन करेंगे? निर्वाचन आयोग ही करेंगे। नेक्स्ट, निर्वाचन वो बोला जा रहा, निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। प्रचार के लिए सूची वही तैयार करेंगे।
संसद सदस्यों की निरहता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। विधान परिषद के सदस्यों की निरहता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। जाहिर सी बात है, अगर राज्य लेवल हो रहा है तो किसको सलाह देंगे? राज्यपाल। लेकिन अगर केंद्र लेवल पर अगर चल रहा है निर्वाचन चुनाव का काम, तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे सलाह। रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा, अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, तो वो निर्वाचन रद्द भी कर सकती है। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। ध्यान दीजिए, निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता के बारे में, तो जाहिर सी बात निर्वाचन होगा, जो इलेक्शन वाला काम होगा। तो जब इलेक्शन वाला काम स्टार्ट होगा तो क्या कर्मचारी की आवश्यकता होंगी कि नहीं? अगर कर्मचारी की आवश्यकता होंगी तो अगर केंद्र लेवल पर है तो राष्ट्रपति और राज्य लेवल पर है तो राज्यपाल से वो आग्रह करेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ना आप जब भी इलेक्शन अगर नहीं मिलते हैं तो तत्पर उसी समय एट ए टाइम आप देखोगे कि इलेक्शन वाले काम में जितने टीचर होते हैं, वो पारा टीचर हो, जनरल टीचर हो, जो भी हो, मतलब जहाँ से कर्मचारियों की ज़रूरत होती है वो सरकार उसको क्या करते हैं? सहयोग करने का काम करती है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं। ठीक है। निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग की सहयोग कौन करे? उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और वे कहाँ से होते हैं? सिविल सेवा से लिए जाते हैं। और आयोग द्वारा, मतलब जो सिविल सर्विस से होते हैं, वो इसमें भी उनको क्या किया जाता है? लिए जाते हैं। आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार की सलाह पर करता है। इसके लिए नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। तो इस तरह से जो मेन मुद्दे थे उस पर हमने चर्चा करने का काम किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बने रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।